हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में सीडीपी का एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा जो सीटेट एग्ज़ाम आने वाला है सितंबर के महीने में, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यूआईक्यूज है, 2019 में आया हुआ पेपर है। ये पेपर 2 का मैंने क्वेश्चन लिया है, लेकिन पेपर 2 का ये क्वेश्चन है, पेपर 2 का जैसा पेपर 2 में पूछा गया सवाल है उस टाइप के क्वेश्चन मैंने लिया है। तो चलो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। इन एन इफेक्टिव मल्टी सेंसरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, लर्नर्स यूज साइट, हियरिंग, टच एंड वन मोर सेंस that help them learn through movement and physical engagement. The sense is called. तो मल्टी लर्निंग का मतलब क्या है? एक ही समय पर हम ज़्यादा सेंसेस का यूज करते हैं, जैसे कि हो गया आपका हियरिंग, विजुअल मतलब देखना, और हियरिंग करना सुनना, और टच करना, और मूवमेंट। तो ये सब जब एक साथ होता है तो उस सेंस को हम क्या बोलेंगे? पहला जो ऑप्शन दिया है मोटर सेंस। मोटर सेंस का मतलब क्या है? ये मसल कंट्रोल, मसल का जो कंट्रोल होता है, मसल उससे रिलेटेड है, मसल कंट्रोल से रिलेटेड है, और मूवमेंट स्किल से रिलेटेड है। तो ये मूवमेंट में आता नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। और जो काइनेस्थेटिक सेंस है, इसमें क्या होता है ना, बॉडी का मूवमेंट जो होता है वो फिजिकल एक्टिविटी और हैंड ऑन एक्सपीरियंस, मतलब मूवमेंट होता है, जैसे राइटिंग करना, एक्टिंग करना, एक्सपेरिमेंट करना। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट। और जो कॉग्निटिव सेंस है, उसमें क्या होता है? थिंकिंग, सोचना, रीजनिंग और मेंटल प्रोसेस। ये फिजिकल सेंस में आता ही नहीं है। और इमोशनल जो है, इमोशनल सेंस, इसमें इमोशंस और फीलिंग्स से रिलेटेड है, तो ये भी नहीं है, तो ऑप्शन 2 होगा करेक्ट। अभी क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ए लर्निंग एक्टिविटी इन व्हिच चिल्ड्रन एक्टिवली पार्टिसिपेट। एक लर्निंग एक्टिविटी है जहाँ पर चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं? एक्टिवली ज्वाइन कर रहे हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं। गेन डायरेक्ट एक्सपीरियंस को वो सीख रहे हैं। एंड एंजॉय द प्रोसेस थ्रू क्रिएटिव इन्वॉल्वमेंट इज रेफर्स टू। तो क्रिएटिविटी भी वो दिखा रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? तो जब बच्चा एक्टिवली किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करता है तो वो क्या अच्छे से सीख पाता है, कोई चीज़ को लर्निंग उसका क्या होता है, अच्छे से हो पाती है। तो ये और एंजॉय भी कर रहा है, क्रिएटिविटी भी दिखा रहा है, तो सही आंसर क्या होगा? क्रिएटिव प्रोडक्शन टास्क, ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट। ये रोट लर्निंग टास्क नहीं होगा। पैसिव ऑब्जर्वेशन कैसे हो जाएगा? जब स्टूडेंट क्या कर रहा है? एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। मेमोराइजेशन टास्क, याद कहाँ कर रहा है? ये वो खुद से एक्सपीरियंस करके ही कुछ सीख रहा है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इन ए टाइप ऑफ थिंकिंग वेयर ए चाइल्ड एक्ट्स एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर and carefully judges the truth, validity or probability of given statement, this is known as। उसे क्या बोलेंगे? जो उसे किस टाइप का थिंकिंग बोलेंगे? जो चाइल्ड क्या करते हैं? प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं और जज करते हैं, जो सही है वो उसे जज करते हैं, और खुद का जो वैलिडिटी स्टेटमेंट है वो देते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? हम उसे क्या बोला जाएगा? जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है, यहाँ पर कुछ भी सोचना नहीं पड़ता,
प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं होते, इसमें इसके लिए सिर्फ सिंगल करेक्ट आंसर होते हैं, सिंगल करेक्ट आंसर होता है इसके लिए। और जो एस्थेटिक थिंकिंग है वो क्या है? एस्थेटिक मतलब ब्यूटी से रिलेटेड है। ये ब्यूटी, क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक उससे रिलेटेड है। और जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है ये इन्वॉल्व है क्या? आइडिया, कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड है। लेकिन जो क्वेश्चन हमें पूछा है उससे रिलेटेड कौन सा होगा? क्रिटिकल थिंकिंग, क्योंकि ये फोकस करता है, इवालुएट करता है, एनालाइज करता है एंड जज भी करता है। क्रिटिकल थिंकिंग में इसमें किसी कथन की जो सत्यता है और संभाव्यता, प्रोबेबिलिटी जो होता है उसको मूल्यांकन करते हैं, इवालुएट करते हैं। और ये बच्चे को स्वतंत्र जो होते हैं समस्या समाधान मतलब प्रॉब्लम सॉल्वर जो होते हैं उन्हें बच्चे को इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्वर बनाते हैं। तो ऑप्शन 4 होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू मान एंड जानिस, when a child acts as a decision maker, they carefully study a problem, identify different possibilities, solutions and evaluate each option by comparing its benefit and limitations. This type of behavior is best described as मान एंड जनिस के हिसाब से अकॉर्डिंग लिखा है ना, तो चाइल्ड कैसे एक्ट करते हैं? डिसीजन मेकर, और वो केयरफुली प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं और डिफरेंट उसका जो सल्यूशन है कितने तरीके से उसका सल्यूशन हो पाएगा वो आइडेंटिफाई करते हैं। और सभी को क्या करते हैं? इवालुएट करते हैं, सभी ऑप्शन को इवालुएट करते हैं और कंपैरिजन करके देखते हैं कि क्या बेनिफिट्स है, क्या उनके लिमिटेशन है। तो इस टाइप के बिहेवियर को डिस्क्राइब कैसे करते हैं? सही आंसर क्या होगा? अच्छे से देखो, पहला जो ऑप्शन दिया गया है रिएक्टिव डिसीजन मेकिंग स्टाइल। तो ये जो रिएक्टिव, ये किस टाइप का स्टाइल है? इसमें क्या होता है? डीपली एनालिसिस किए बगैर, इस टाइप का जो स्टाइल है ये डीपली एनालिसिस के बिना ही क्विक रेस्पॉन्स दिया जाता है, क्विक रेस्पॉन्स दिया जाता है रिएक्टिव डिसीजन मेकिंग स्टाइल। तो ये तो गलत हो गया। और जो विजिलेंट डिसीजन मेकिंग है उसमें क्या होता है? ये प्रॉब्लम को क्लैरिफाई करता है, क्लैरिफाई प्रॉब्लम और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है वो भी फाइंड करता है। और सभी को, ईच पर्सन को क्या करता है? ईच पर्सन को इवालुएट करते हैं। तो सही आंसर होगा विजिलेंट डिसीजन मेकिंग स्टाइल। ये सभी जो क्वेश्चन में डिस्कस कर रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि पेपर 1 तो बच्चों का क्लियर हो जाता है लेकिन पेपर 2 में क्लियर नहीं हो पाता है। तो मेरी आशा ये रहेगी कि आप सीडीपी का जो पोर्शन है उसमें 30 में से 30 कैसे लाए। तो वीडियो को कंटिन्यू देखना, जो भी मैं वीडियो डालूंगी उसको कंटिन्यू देखना। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये 30 में से 30 का जो स्कोर है ये आसानी हो जाती है। तो मेरे साथ जुड़िए और जो भी मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ वह सब कुछ करिए। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो भी पसंद आ रही होगी। ज़्यादा समय ना गवाते हुए मैं आगे चलती हूँ। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो गया। अभी 5 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। ए टीचर डेमोन्स्ट्रेट्स ए स्किल और एक्टिविटी इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन ऑब्जर्व द करेक्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग एन ऑलरेडी लर्न टास्क एंड इम्प्रूव देयर ओन परफॉर्मेंस। द टीचिंग अप्रोच इज नोन एज। एक टीचर क्या कर रहे हैं?
मतलब स्किल को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं स्टूडेंट के सामने। जैसे कि स्टूडेंट क्या करेंगे ना, ऑब्जर्व करेंगे और जो करेक्ट वे है उसमें वो परफॉर्म करेंगे, क्योंकि उनका जो सीखा गया टास्क है उसमें वो अच्छा कर पाए और उनका जो परफॉर्मेंस है ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएंगे। तो ये जो टीचिंग अप्रोच है इसे क्या बोलते हैं? जो गाइडेड प्रैक्टिस मेथड है ऑप्शन फर्स्ट में, ये क्या है? ये सिर्फ स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं टीचर के अंडर, सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं। तो ये गाइडेड, टीचर गाइड करते हैं, स्टूडेंट सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं, ये नहीं है। और जो ऑब्जर्वेशन बेस्ड लर्निंग मेथड है इसमें क्या होता है, सिर्फ जो लर्निंग होता है वो सिर्फ देखने में ही होता है, किसी भी फीडबैक नहीं दिया जाता, किसी को भी डेमोन्स्ट्रेशन नहीं किया जाता, तो ये भी गलत हो जाएगा। और जो थर्ड नंबर का जो ऑप्शन है करेक्शनल फीडबैक मेथड, इसमें क्या होता है, इसमें जो भी मिस्टेक हुए हैं उस पर फोकस किया जाता है और करेक्ट किया जाता है। तो डेमोन्स्ट्रेशन इसमें भी नहीं होता, डेमोन्स्ट्रेट लिखा है ना, तो ये भी गलत है। लेकिन जो मॉडलिंग मेथड है ये सही है। इसका मॉडलिंग मेथड में क्या होता है, टीचर क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, टीचर परफॉर्म टास्क करेक्टली टास्क कंप्लीट करते हैं, और स्टूडेंट क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। स्टूडेंट केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं और स्टूडेंट क्या करते हैं, उनका जो भी स्किल है, जो पहले जो भी उनका स्किल था उसको इम्प्रूव करते हैं। और ये जो लर्निंग प्रोसेस है इसमें डेमोन्स्ट्रेशन और लिमिटेशन भी होता है। सही आंसर हो इमिटेशन, मतलब देख कर सीखते हैं वो, तो सही आंसर होगा मॉडलिंग मेथड। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। अकॉर्डिंग टू जाजोन थियोरी ऑफ इमोशन, द रिलेशनशिप बिटवीन थिंकिंग, सोचते हैं जो वो कॉग्निशन से रिलेटेड है, एंड फीलिंग्स जो है वो इमोशन से रिलेटेड है, तो उसका डिस्क्राइब कैसे किया जाएगा जाजोक थ्योरी के हिसाब से? तो ये जो जाजोक थ्योरी है उन्होंने बोला है कि जो इमोशन है वो कब ऑकर होता है, इंडिपेंडेंटली ऑकर होता है, वो स्वतंत्र रूप से उत्पन्न हो सकता है। तो उनके अनुसार भावनात्मक जो प्रतिक्रिया है कई बार क्या होता है ना, सोचने से पहले या बिना सोचे हुए भी हो सकता है। तो सही आंसर क्या होगा, कंप्लीटली। तो पहला जो ऑप्शन है फुली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, तो ये जो इमोशन है और कॉग्निशन है दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, जो जाजोन थ्योरी सिद्धांत का उल्टा है। तो ये गलत हो जाएगा। कंप्लीटली सेपरेट प्रोसेस, ये देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 है इमोशन डिपेंड ऑन कॉग्निशन। तो ये जो सिद्धांत है ये अप्राइजल थ्योरी से रिलेटेड है, ना कि जाजोन थ्योरी से। तो सही आंसर, इमोशन एंड कॉग्निशन आर ऑलवेज आइडेंटिकल। इमोशन और कॉग्निशन जो है दो अलग अलग चीज है, तो ये सेम तो नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, क्योंकि जाजोन के हिसाब से जो भावना है
जो इमोशन है वो हमेशा सोच पर निर्भर नहीं होता, थिंकिंग पर डिपेंडेंट नहीं होता। और भावनाएं क्या होती है ना, स्वचालित रूप से उत्पन्न हो सकती है। कई बार भावना पहले आती है और सोच बाद में होती है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट। अभी 7 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इन द लर्निंग प्रोसेस द मेंटेनेंस स्टेज रेफर्स टू द फेज वेयर लर्न बिहेवियर इन स्ट्रेटन and retained over time. This stage occurs just before the learner reaches which of the following stage? जो लर्निंग प्रोसेस है वो एक्विजिशन, मेंटेनेंस और जनरलाइजेशन जैसे अवस्था होती है, जो सीखने की प्रक्रिया के विभिन्न स्तर को, डिफरेंट लेवल को क्या करती है, दर्शाती है। तो पहला जो स्टेज है एक्सप्लोरेशन स्टेज। जो एक्सप्लोरेशन स्टेज है वहाँ पर जो लर्नर्स होते हैं वो सिर्फ जो न्यू आइडिया और स्किल है उसे सिर्फ इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ये नहीं होगा। और जो जनरलाइजेशन स्टेज है, इस स्टेज में लर्नर्स क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं जो सीखी हुई स्किल है उसे डिफरेंट जो सिचुएशन आते हैं तो वो जनरलाइज करते हैं, मतलब यूज करते हैं। तो ये मेंटेनेंस के बाद ही आता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन 2। अभी क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। ए टीचर डिजाइन्स लर्निंग एक्टिविटी बाय एडजस्टिंग द लेवल ऑफ डिफिकल्टी। टीचर क्या कर रहे हैं, लर्निंग एक्टिविटी को डिजाइन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू उनका जो भी डिफिकल्टी लेवल है, अकॉर्डिंग टू ईच लर्नर्स इंडिविजुअल एबिलिटी। जो बच्चों का जो भी एबिलिटी है उनके हिसाब से वो उनको लेबल कर रहे हैं। एंश्योरिंग दैट ऑल स्टूडेंट लर्न इफेक्टिवली एट देयर ओन पेस। इसलिए कि जो अलग अलग स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स का सीखने का जो प्रोसेस है वो अलग होता है। तो बच्चे क्या करेंगे, ऐसे अगर हम कैटेगरी करेंगे तो बच्चे उनका जो भी पेस है उसके हिसाब से वो सीख पाएंगे। तो दिस इंस्ट्रक्शन अप्रोच इज कॉल्ड, ये जो इंस्ट्रक्शनल अप्रोच है इसे क्या बोला जाएगा, बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से ही एक्टिविटी बनाना। तो ये होगा। तो ये जो इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग अप्रोच है इसमें क्या होता है ना, एवरी जो लर्नर्स है उनके लिए अलग अलग शिक्षण योजना बनाई जाती है जो एक साथ जब पढ़ाया जाता है तब अलग अलग होता है, तो ये नहीं होगा। और जो डायग्नोस्टिक इंस्ट्रक्शन है इसमें क्या होता है, जो लर्नर्स का जो भी डिफिकल्टी है, टीचिंग से पहले जो भी डिफिकल्टी आता है उसको डायग्नोस करना, तो ये भी नहीं होगा। और डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन जो है इसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट्स का जो भी एबिलिटी का लेवल है एक ही क्लास में पढ़ाया जाता है सभी को, जो भी लर्नर्स का नीड है उसके हिसाब से ही पढ़ाया जाता है और सभी बच्चों का एप्रोप्रिएट लेवल में सीखने का मौका मिलता है। तो सही आंसर होगा डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन 3 होगा करेक्ट। अभी 9 नंबर में चलते हैं। When learners try to understand and make meaning of new information by connecting it with their past experience and prior knowledge, this type of thinking is known as। Learners क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करने के लिए ट्राई करते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन को, और जो वो प्रीवियस उनका जो भी नॉलेज है या एक्सपीरियंस है उससे जोड़ना चाहते हैं बाय कनेक्टिंग, तो उस थिंकिंग को क्या बोलेंगे। जो लॉजिकल थिंकिंग है ये फोकस करते हैं, ये सिर्फ फोकस करते हैं स्टेप बाय स्टेप
प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर, ना कि पर्सनल जो भी उनका एक्सपीरियंस है प्रीवियस नॉलेज का उस पर। तो ये गलत हो जाएगा। और जो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है, तो इस टाइप का जो थिंकिंग है, लर्नर क्या करते हैं, न्यू इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं और रिलेट करते हैं जो भी उनका पास्ट एक्सपीरियंस है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट। 10 नंबर पे चलते हैं। ए लर्नर हु इज अवेयर ऑफ हिज और आर own thinking process and actively control it through activities such as planning, monitoring and reviewing and revising is demonstrating। एक लर्नर क्या कर रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं उनका जो भी थिंकिंग प्रोसेस है और एक्टिवली उनको कंट्रोल करना चाहते हैं उनके एक्टिविटी के थ्रू, जैसे कि प्लानिंग, मॉनिटरिंग और रिव्यूइंग और रिवाइजिंग के जरिए। तो उसे क्या बोलेंगे, उसे हम मेटा कॉग्निशन बोलेंगे, क्योंकि जो मेटा कॉग्निशन है उसका अर्थ है जो अपने सोचने की प्रक्रिया के बारे में सोचना। इसमें क्या होता है, योजना बनाना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है, निगरानी करना पड़ता है और मूल्यांकन भी करना पड़ता है, और अपनी सीखने की जो रणनीतियां है उनको सुधारते हैं वो। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट। When a teacher provide learning material in multiple accessible formats so that students with diverse need and ability can learn effectively, this practice is based on the principle of। एक टीचर क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं लर्निंग मटेरियल स्टूडेंट्स को विथ डाइवर्स नीड एंड उनका जो भी एबिलिटी है, क्योंकि बच्चा इफेक्टिवली सीख पाए। तो ये जो प्रिंसिपल है ये किसके ऊपर बेस्ड है, तो सही आंसर होगा यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, यूडीएल। यूडीएल क्या है, यूडीएल है कि मल्टीपल फॉर्मेट प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि विजुअल हो, ऑडियो की तरह हो, जैसे बच्चे समझ पाएंगे, या टेक्स्ट की तरह हो, उस तरह के प्रोवाइड किया जाता है कंटेंट, और डाइवर्स लर्निंग को सपोर्ट करते हैं, और जो भी पढ़ने में जो भी बाधा है उसे रिमूव किया जाता है, और सभी को लर्निंग अपॉर्चुनिटी जो है इक्वल मिले। तो सही होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 12, अंडर द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, children are entitled to free and compulsory elementary education within a specific age group for children with disabilities. This entitlement is ensured during which age range? तो जो RTE है, RTE एक्ट 2009 है, वो क्या बोलती है कि सभी को पढ़ना चाहिए, सभी के लिए जो शिक्षा है वो फ्री और सभी के लिए कंपल्सरी है। तो वो स्पेसिफिक ग्रुप के लिए, ऐसा नहीं है कि सभी के लिए, सभी एज ग्रुप के लिए। जो चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज है उनके लिए। तो कौन सा रेंज में होता है वो, 6 से 18 ईयर। दिव्यांग जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा का अधिकार जो 18 वर्ष तक बढ़ाया गया है, ताकि वो इंक्लूसिव शिक्षा प्राप्त कर सके और अपनी जो पढ़ाई है वो भी पूरे कर सके। तो उनका एज लिमिट है 6 से 18 वर्ष। In an inclusive classroom, children with individual differences learn best when teachers are prepared to address varied learning needs using sustainable instructional strategies. These require teachers who are एक समावेशी कक्षा में चिल्ड्रन
का अलग अलग नीड्स होते हैं, टीचर उनके हिसाब से ही प्रिपेयर करते हैं जो भी उनका नीड्स होता है। तो टीचर उनका जो भी नीड्स है और जो उनका जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से ही जो टीचिंग करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? टीचर कैसे होना चाहिए? सही आंसर होगा ट्रेन टू यूज डिफरेंशिएटेड पेडागोगिकल अप्रोच फॉर डाइवर्स लर्नर्स। शिक्षक को इस प्रकार प्रशिक्षित होना चाहिए कि वे क्या करें ना, डिफरेंट जो लर्निंग प्रोसेस है, शिक्षण विधियां है, उसका उपयोग करें और जो विद्यार्थियों का जो भी नीड है उसके हिसाब से ही उनका जो भी टीचिंग प्रोसेस है उन्हें बदले। एक ही कक्षा में जो डिफरेंट स्तर के बच्चे होते हैं उनको बिठाए और जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसको बढ़ावा दे। सही आंसर होगा इंक्लूसिव एजुकेशन का यही मोटिव है कि सभी स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग इफेक्टिव हो और सभी के लिए एक समान। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट। ट्रेंड टू टीच ऑल स्टूडेंट यूजिंग ए सिंगल यूनिफॉर्म मेथड। यूनिफॉर्म मेथड, अगर स्टूडेंट्स का जो भी अलग अलग नीड होता है, सभी स्टूडेंट्स का अगर हम एक ही वे से पढ़ाएंगे तो किसी को समझ में आएगा, किसी को नहीं आएगा, तो यूनिफॉर्म मेथड गलत हो जाएगा। असाइन सेपरेटली टू ग्रुप बेस्ड ऑन स्टूडेंट एबिलिटी लेवल। अगर हम बच्चों का जो भी लेवल है, एबिलिटी है, उसके हिसाब से बांट देंगे तो भी इंक्लूसिव क्लासरूम नहीं बोला जाएगा। फोकस्ड ओनली ऑन टीचिंग गिफ्टेड लर्नर्स विथ स्पेशल अटेंशन। जो भी गिफ्टेड लर्नर्स है, जो क्रिएटिव लर्नर्स है, उन्हें स्पेशल अटेंशन देना। तो और जो गिफ्टेड स्टूडेंट है उनका क्या होगा? तो ये भी सही नहीं है, ऑप्शन 2 होगा करेक्ट। सभी के लिए डाइवर्स लर्निंग होना चाहिए। In India, a significant law was enacted to protect the right of persons with disability and ensure their inclusion, equality and dignity in education and society. In which year was this legislation passed? कब पास हुआ था ये? जो RPWD इसका मतलब है राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज। तो RPWD का मतलब है द राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज। राइट द राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज। तो ये जो नियम है ये 2016 में भारत का एक महत्वपूर्ण लॉ था, जिसमें दिव्यांग व्यक्ति जो है उनको समान अधिकार दिया जाए और समावेशी अवसर, इंक्लूसिव एजुकेशन उन्हें प्रोवाइड किया जाए। तो ये 1995 में जो कानून था उसका स्थान लिया है 2016 में। तो सही आंसर होगा 2016। 15 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन इज एन एजुकेशनल अप्रोच दैट एंश्योर्स ऑल लर्नर्स इंक्लूडिंग दोज हु डाइवर्स एबिलिटीज एंड बैकग्राउंड्स learn together in the same environment. This approach is primarily based on the principle of। जो समावेशी शिक्षा है वो एक एजुकेशनल अप्रोच है जो इंश्योर करता है कि सभी लर्नर्स जो है और जो भी जिसका भी जैसा एबिलिटी है और जो किसी भी बैकग्राउंड से आए हो वो सब मिलकर एक एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे और सीखेंगे। लर्न टुगेदर इन द सेम एनवायरनमेंट। तो ये जो अप्रोच है ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? पहला जो ऑप्शन है स्टैंडर्डाइजेशन एंड यूनिफॉर्मिटी। सभी बच्चों को एक साथ समझना, मतलब सभी का
मतलब सीखने का जो स्तर है वो इक्वल समझना, ये क्या हो गया, इग्नोर करना हो गया, उनका जो भी इंडिविजुअल डिफरेंस है उसे इग्नोर करना हो गया, तो ये नहीं होगा। इक्विटी एंड इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटी, ये हो जाएगा सही, क्योंकि शिक्षा सभी के लिए समान है, सभी विद्यार्थियों को समान अवसर देंगे। अगर हम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे बच्चों को तो वो क्या करेंगे, अच्छे से सीख पाते हैं सब कुछ। भेदभाव को ना रखना, मतलब ये अलग है, अगर ये ज़्यादा अच्छा पढ़ रहा है इसे हम एक ग्रुप में डाल दें, और जो नहीं पढ़ रहा है उसे और एक ग्रुप में डाल दें, ये इसको हटाना होता है। और अलग अलग जो भी नीड्स है बच्चों का, सभी को सपोर्ट करना और सभी के लिए अपॉर्चुनिटी देना। तो इक्वलिटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी लर्निंग अपॉर्चुनिटी, ऑप्शन 2 होगा करेक्ट, इस पर बेस्ड है। 60 नंबर क्वेश्चन, असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स इज एन इम्पोर्टेंट प्रोसेस इन एजुकेशन, इट प्राइमरीली हेल्प्स टीचर टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्रूव देयर टीचिंग प्रैक्टिसेस बाय। असेसमेंट एक प्रोसेस है, ये एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है ना, जो लर्नर्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी सीखने की जो प्रगति की जानकारी को एकत्र की जाती है ताकि क्या हो सके, शिक्षण और अधिगम को बेहतर बनाया जा सके। तो सही आंसर क्या होगा, इवैल्यूएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी, ये जांचते हैं कि शिक्षण विधियां क्या है, प्रभावी है या नहीं, सीखने की कमियों को पहचान करते हैं और जैसे कि उनका सुधार हो सके उसके हिसाब से प्लानिंग किया जाता है। तो ऑप्शन 2 होगा करेक्ट। ये फॉर्मेटिव टीचिंग से रिलेटेड है, फॉर्मेटिव टीचिंग और फीडबैक सिस्टम, मतलब बच्चों का जो भी कमियां हैं उसको फाइंड करना और उनको फीडबैक देना कि ये सुधार लो, जो भी कमियां हैं इसमें आपका गलती हो रहा है, ये सुधार लो। ऑप्शन 2 होगा करेक्ट। 17 नंबर पर चलते हैं, सिस्टम सच एज ग्रेडिंग, कोडिंग, मार्किंग एंड क्रेडिट accumulation are used in education to represent students learning outcomes in structured and standardized way. These system are mainly examples of, जो हम ग्रेड देते हैं, कोडिंग करते हैं और क्रेडिट देते हैं, ये सब कुछ क्या है, स्टूडेंट्स का जो भी एकेडमिक परफॉर्मेंस होता है, एकेडमिक जो भी उनका परफॉर्मेंस होता है उसके बेस्ड पर ही दिया जाता है। तो सही आंसर क्या होगा, वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एकेडमिक अचीवमेंट डाटा, ये एकेडमिक का जो भी डाटा होता है कि बच्चा किस इसमें ज़्यादा मार्क्स कर रहा है, तो ये हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 18, द आइडिया दैट एक्सपेक्टेशंस, रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मेल एंड फीमेल्स आर shaped by the society in which they live reflect that understanding that gender is। तो रोल्स क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है मेल का और फीमेल का, ये सोसाइटी इसका शेप दे रही है। तो ये जेंडर को क्या मानता है, सोशियली क्रिएटेड एंड कल्चरली डिफाइंड कॉन्सेप्ट मानता है। जेंडर भूमिकाओं समाज द्वारा निर्धारित होती है, समाज ये कर देता है कि जो लड़का है, जो मेल या बॉय है, उसे रोना नहीं चाहिए, और जो लड़कियां होती है वो मैथ्स में कमज़ोर होते हैं, ये सोसाइटी डिसाइड कर लेती है। ये संस्कृति और समय के अनुसार बदलती है और ये समाज से ही सीखी जाती है, सोशियली क्रिएटेड होता है। तो ऑप्शन 2 होगा करेक्ट, ऐसा सच नहीं है ये। ए लर्नर्स ब्रेक ए लार्ज असाइन टास्क इनटू स्मॉलर, एक जो
जो लर्नर्स होते हैं वो लार्ज असाइनमेंट को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देते हैं और मैनेजेबल पार्ट सो दैट ईच पार्ट कैन बी कंप्लीटेड स्टेप बाय स्टेप विथ इजी, ताकि वो इजीली समझ पाए और स्टेप बाय स्टेप उसे क्लियर कर पाए। दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी, ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी को क्या बोला जाता है? बच्चा क्या कर रहा है, एक बड़ा प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे तोड़ दिया रहा है और तोड़ के वो स्टेप बाय स्टेप समझ कर क्या कर रहा है, सॉल्व कर रहा है। उस स्ट्रैटेजी को, उस प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को क्या माना जाता है? सब गोल एनालिसिस। इस सब गोल एनालिसिस एक समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग रणनीति है, स्ट्रैटेजी है, जिसमें क्या करा जाता है, बड़े कार्य को छोटे छोटे भाग में बांट दिया जाता है और उन्हें सीरियली हल किया जाता है। पहले ये स्टेप, दूसरे बाद ये स्टेप, फिर तीसरा ये स्टेप। तो सही आंसर होगा ऑप्शन 2। ए टेक्नीशियन आइडेंटिफाई ए प्रॉब्लम इन ए faulty appliances by forming possible explanation based on observed symptoms and past experience, then testing these possibilities to find the cause. This problem solving approach is known as। तो एक टेक्नीशियन क्या कर रहा है, एक गलत प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, जितना भी पॉसिबल हो सके एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रहा है, उसका जो भी पास्ट एक्सपीरियंस है उससे रिलेटेड। तो फिर वो देखता है कि दिस पॉसिबिलिटी टू फाइंड ए कॉज। तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है इसे क्या बोला जाता है? जो ह्यूरिस्टिक रीजनिंग है, ये एक समस्या समाधान विधि है जिसमें अनुभव के आधार पर मानसिक जो नियम है या जो शॉर्टकट है उसका उपयोग करके जल्दी से अनुमान लगाया जाता है और समाधान खोजा जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन 1। द व्यू दैट द स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ लैंग्वेज कैन शेप एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय वे पीपल थिंक एंड फॉर्म थॉट पैटर्न्स इज रेफर्ड टू एज। भाषा हमारे सोचने, मतलब थिंकिंग करने और समझने और दुनिया को देखने के तरीके को प्रभावित या निर्धारित करती है, अर्थात हमारी सोच भाषा पर निर्भर होती है। तो सही आंसर क्या होगा? लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म। इसमें क्या होता है, भाषा सोच को प्रभावित करती है, अलग अलग भाषाएं अलग अलग सोच विकसित कर सकती है, वास्तविक की समझ भाषा से प्रभावित होती है। तो ये रिलेटेड किससे है? शापिर-रोफ हाइपोथेसिस से रिलेटेड। हाइपोथेसिस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी मैं डिस्कस कर रही हूँ। इन ए लैंग्वेज द रोल्स दैट डिटरमाइन हाउ स्पीच साउंड्स एंड ऑर्गेनाइज एंड which combination of sound are acceptable are known as। तो जो लैंग्वेज है कि स्पीच कैसे साउंड करेंगे, कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, which combination कौन सा कॉम्बिनेशन साउंड का, ये क्या बताता है कि ध्वनियाँ जो है वो साउंड जो है वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, कहाँ से उत्पत्ति उनका हुआ है और कौन से ध्वनि संयोजन स्वीकार है। सही आंसर क्या होगा? फोनोलॉजिकल रूल। ये साउंड से रिलेटेड है, फोनोलॉजिकल साउंड से रिलेटेड है। भाषा की ध्वनि संरचना को नियंत्रित करता है और स्वीकार्य ध्वनि संयोजनों को निर्धारित करते हैं। यहाँ पर जो रूल है वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा साउंड अपीयर होंगे इंग्लिश वर्ड में। रूल्स लिखा था ना, ऑप्शन 2 होगा करेक्ट। और सभी का भी मीनिंग समझ लेते हैं। सिमेंटिक रूल का मतलब है ये शब्द और जो वाक्य है, वर्ड है,
उसके अर्थ से संबंधित है, साउंड से नहीं। और जो प्राग्मेटिक रोल है ये भाषा के उपयोग और जो सामाजिक संदर्भ से रिलेट करते हैं। और जो मॉर्फोलॉजिकल रूल है ये जो वर्ड का जो भी स्ट्रक्चर है और वर्ड कहाँ से आया है उससे रिलेटेड है, ना कि साउंड से। तो सही आंसर हो गया फोनोलॉजिकल रूल। फोनो का अर्थ होता है साउंड, तो साउंड से रिलेटेड है ये। Creativity in learners is generally associated with the ability to generate multiple unique ideas, explore different possibles, and think in varied directions rather than focusing on a single correct answer. This type of thinking is known as। जो क्रिएटिव लर्नर्स है वो जनरली क्या करते हैं, बहुत सारे आइडिया सोचते हैं, मल्टीपल आइडिया सोचते हैं और जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है उसे एक्सप्लोर करते हैं और अलग अलग दिशा से सोचते हैं, ना कि ये समझते हैं कि एक ही करेक्ट आंसर है। जब एक ही करेक्ट आंसर होता है उसे हम कन्वर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो ये अलग अलग दिशा मतलब ज़्यादा सोचना, क्रिएटिव सोचना, अलग अलग तरीके से सोचना, इसे क्या बोला जाता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। जो सोच है उसका कोई भी दिशा नहीं, वो डिफरेंट वे से भी सोचा जा सकता है और एक प्रॉब्लम के लिए बहुत सारे सॉल्विंग के प्रोसेस होते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 3 सही। और जो लॉजिकल रीजनिंग है ये सिर्फ फोकस करता है कि इसका मीनिंग होता है कि हम करेक्ट आंसर तक कैसे पहुंचेंगे लॉजिक लगाकर। कन्वर्जेंट थिंकिंग का तो सिंगल करेक्ट आंसर है, ये जो लिखा है। और एनालिटिकल जो थिंकिंग है इसमें क्या होता है, जो जानकारी को छोटे भागों में बांटकर समझा जाता है, ना कि कोई नई विचार को सोचा जाता है। तो ऑप्शन 3 होगा करेक्ट इसका। द आइडिया ऑफ एक्सप्रेसिंग इंटेलिजेंस एज ए न्यूमेरिकल स्कोर बाय कंपेयरिंग mental age with chronological age is known as intelligence quotient. This concept was originally introduced by। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो IQ है, IQ कॉन्सेप्ट जो है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। सही आंसर होगा स्टर्न, विलियम स्टर्न के द्वारा। तो विलियम स्टर्न ने ही दिया है। जो IQ है उसका फॉर्मूला है मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट। और इन्होंने बोला है कि कैसे हम जो इंटेलिजेंट है उसे न्यूमेरिकली डिफाइन कर सकते हैं। और जो अल्फ्रेड बिनेट है वो डेवलप किए हैं फास्ट इंटेलिजेंट टेस्ट, ना कि IQ फॉर्मूला उन्होंने दिया है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं 25। इन अर्ली चाइल्डहुड लैंग्वेज डेवलपमेंट चिल्ड्रन ग्रेजुअली प्रोग्रेस फ्रॉम सिंगल वर्ड टू कंबाइनिंग वर्ड्स इनटू मीनिंगफुल शॉर्ट सेंटेंस। दिस स्टेज टिपिकली बिगिन्स ड्यूरिंग व्हिच एज रेंज। तो जो अर्ली चाइल्डहुड है, जब लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, चिल्ड्रन ग्रेजुअली मतलब प्रोग्रेस करते हैं छोटे छोटे चीज़ से, सिंगल वर्ड सीखते हैं, फिर वो छोटे छोटे वर्ड को कंबाइन करके उनका मीनिंगफुल सेंटेंस निकालते हैं। तो ये किस एज में होता है, कौन से एज रेंज में ये होता है? 18 से 24 साल के 24 महीने 18 to 24 मंथ। इसमें क्या होता है, चिल्ड्रन क्या करते हैं, 2 और मोर वर्ड को कंबाइन करना सीखते हैं और जो बोलते हैं वो सिंपल तरीके से बोलते हैं और मीनिंगफुल वे उनका निकलता है। जैसे कि उन्हें दूध चाहिए होता है, वो मिल्क उन्हें चाहिए होता है, टॉय चाहिए होता है और घर जाना, ऐसे छोटे छोटे मीनिंगफुल सेंटेंस वो बोल देते हैं।
तो इसे हम टेलीग्राफिक स्पीच स्टेज भी बोलते हैं। इस समय सेंटेंस फॉर्मेशन होता है बच्चों में। और जो 10 से 16 महीने के बीच है उस समय बच्चे क्या करते हैं, बैबलिंग करते हैं, बैबलिंग। और जो 14 से 20 मंथ का बच्चा है उस समय वो वोकैबुलरी डेवलप करने की प्रोसेस में होते हैं और सिंगल वर्ड यूज कर रहे होते हैं, बाबा मामा ऐसे। और जो 24 से 30 है बहुत ही लंबा सेंटेंस वो यूज करना सीख जाते हैं इस महीने में। अभी 26 में चलते हैं। एन इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम जो IEP है इज डिजाइन टू मीट द स्पेसिफिक लर्निंग नीड्स, स्ट्रेंथ्स एंड चैलेंजेस ऑफ ए लर्नर बाय फोकसिंग ऑन पर्सनलाइज्ड लर्निंग गोल्स एंड सपोर्ट स्ट्रैटेजीज। दिस अप्रोच इज मेनली बेस्ड ऑन, ये किस पर बेस्ड है? जो IEP है एक व्यक्तिगत शिक्षण योजना है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को सहित सभी विद्यार्थियों की क्षमता के अनुसार बनाई जाती है कि किसको क्या चाहिए, उन्हें उचित सहायता और लक्ष्य मिले। तो सही आंसर होगा चाइल्ड सेंटर एजुकेशनल अप्रोच। इसमें क्या होता है, जो टीचिंग स्ट्रेटेजी होती है वो फ्लेक्सिबल होती है और ये चाइल्ड एबिलिटी क्या है उसको फोकस करता है और कैसे वो प्रोग्रेस कर सके उस पर बेस्ड होता है। और किसका क्या नीड है, इंडिविजुअल लर्नर नीड, जिसका जो नीड है उसके हिसाब से ही सिखाया जाता है बच्चों को। According to Jean Piaget theory of cognitive development, the ability of a child to understand that objects continue to exist even when they are not visible is called object permanence. This concept developed during which stage? जीन पियाजेट के हिसाब से जो संज्ञानात्मक विकास है, चाइल्ड जब सोचते हैं कि कंटिन्यू, जब वस्तु है दिखाई नहीं देता लेकिन उनका एग्जिस्टेंस होता है, तो ये ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है ये किस उम्र में आ जाती है? पियाजे के हिसाब से ये जो क्षमता है ये 0 से 10 वर्ष के बीच में ही आ जाती है, जो कि आपका ये स्टेज कौन सा है, सेंसरी मोटर स्टेज है। ऑप्शन 2 होगा करेक्ट। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है आपका वो 0 से 2 साल के उम्र में आती है पियाजेट के हिसाब से। When an individual adapts their appearance or behavior such as dressing in a similar way to members of a professional group in order to feel part of that group, this social behavior is known as, उसे क्या बोला जाता है? उसे हम ग्रुप कॉन्फॉर्मिटी बोलते हैं। ग्रुप कॉन्फॉर्मिटी। ग्रुप कॉन्फॉर्मिटी का मीनिंग होता है कि व्यक्ति क्या करे, अपनी जो बिहेवियर है और विचार है उसको पहचाने और उस समूह के अनुसार बदल देता है जिसके वो जुड़ा हुआ होता है या जुड़ना चाहता है। ट्वेंटी 29 का स्कूल एक्ट्स एज ए इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन फॉर द socialization of children where learning and development take place through interaction, experiences and structured activities. In such a setting, the central focus is on, जो विद्यालय है, जो स्कूल है, वो केवल पढ़ाई का स्थान नहीं है बल्कि ये एक सामाजिक संस्था है जहाँ बच्चे क्या करेंगे, शिक्षक और जो उनके सहपाठियाँ हैं उनका गतिविधियों के माध्यम से मूल्य, व्यवहार और सामाजिक कौशल सीखते हैं। सिर्फ पढ़ने से नहीं
एनवायरनमेंट के बारे में भी सीखते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? टीचिंग, लर्निंग प्रोसेस एंड स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस। सीखने का जो प्रक्रिया है वो चाइल्ड सेंटर्ड होती है। 30 क्वेश्चन, इन चाइल्ड डेवलपमेंट द पैटर्न इन व्हिच ग्रुप एंड मोटर कंट्रोल begins from the central part of the body to gradually move toward the hands feet, central to feet तक जाता है जो, उस डेवलपमेंट को क्या बोला जाता है? धड़ से शुरू होकर धीरे धीरे बाहरी भागों जैसे हाथ के और पैर की ओर बढ़ता है, उस डेवलपमेंट को बोला जाता है प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है? नियंत्रण जो है शरीर के केंद्र से बाहरी भागों की ओर विकसित होता है। बच्चा पहले धड़ पर नियंत्रण सीखता है, उसके बाद जो सूक्ष्म मोटर कौशल है उसको विकसित करता है। जैसे कि बच्चा पहले हाथ चलाना सीखता है, फिर उंगलियों का उपयोग करना सीखता है। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन 3। तो यहाँ पर हमने टोटल 30 MCQ डिस्कस किया है, जो कि आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपका 30 में से कितना करेक्ट हो रहा है खुद आप एसेस करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आउट ऑफ 30 आपका कितना आ रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ऐसा वीडियो आप और लाए। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग।